देखो, फॉरेन एक्सचेंज में हमको किस तरीके से फटाफट समझना है, इसमें बात करते हैं हम कि लीजेस, क्योंकि ये कैश फ्लो ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, ट्रांजैक्शन ऑफ कैश फ्लो ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन, कि जो फॉरेन ऑपरेशन है, जो ब्रांच एसोसिएट जेवी है, वहाँ पे जो कैश फ्लो के ट्रांजैक्शन होते हैं और प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात इधर नहीं होती। ये जो लगता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑपरेशन एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का इनिशियल रिकॉग्निशन होता है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होता है। इनिशियल रिकॉग्निशन तो एक रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है स्पॉट रेट पे। जो भी इवेंट देख रहेगा तो उसकी स्पॉट रेट देख रहेंगे, तो स्पॉट रेट ले लो आप। अभी इवेंट हो सकते हैं, बोरो लैंड करना, एक्वायर डिस्पोज करना, ये सब चीज़ें, ये इवेंट हो सकते हैं। स्पॉट रेट आप बुक कर लो। फिर 31 मार्च आता है। 31 मार्च को जो सब दिस रिकॉग्निशन अप्लाइड ऑन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, तो आप उसको क्लोजिंग रेट पे बुक कर लो, ठीक है, और डिफरेंस को पीएनएल में ले जाओ। तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन से मॉनेटरी आइटम पे होता है। मॉनेटरी आइटम का मतलब होता है कि वो असेट भी हो सकती है, लाइबिलिटी भी हो सकती है, ये फिक्स है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और वो फॉरेन करेंसी में ही सेटल होगा। तो एक फिक्स है कि हमको इतने रुपये मिलने हैं या इतने रुपये देने हैं, और सेटल फॉरेन करेंसी में ही होगा। जैसे डेटा 2 लाख के है, फिक्स है, ठीक है, जैसे पेमेंट करना 2 लाख का, फिक्स है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में पैरा 46 नाम की एक चीज़ आती है, जिसमें बोल के रखा है कि देखो कि कंपनी से एप्लीकेबल होता है वो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम जो लॉन्ग टर्म है, असेट जो 1 साल बाद जैसी होगी, लाइबिलिटी जो 1 साल बाद पे करनी है, ठीक है, उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा कि डिफरेंस पीएनएल में ले जाओ। पैरा 46 में क्या बोलते हैं कि एफसीएमआई जो है वो लॉन्ग टर्म इन नेचर है। वो अगर डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है, कि आपने लोन लिया था डेप्रिशिएबल असेट को फाइनेंस करने के लिए, तो वो डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है, उसको डेप्रिशिएबल असेट में ले जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज डेप्रिशिएबल असेट से नहीं है रिलेटेड, तो FCMITD अकाउंट होता है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, उधर ले जाओ। अब वो FCMI जो है वो राइट ऑफ भी होता रहेगा, ठीक है। अब वो जो बैलेंस है ना, अब वो इक्विटी लाइबिलिटी में, जो बैलेंस FCMITD है वो इक्विटी लाइबिलिटी में अंडर द लाइन आइटम, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में शो होगा, ठीक है। तो अंडर द लाइन आइटम रिजर्व एंड सरप्लस में शो होगा। तो आपको पता है कि वो ABC आता है, तो सोता रात में तो अपना शेयर कैपिटल, आज से रिजर्व एंड सरप्लस, और M से मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम को हम जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम को नहीं करेंगे, पर जो प्रॉफिट है उसको हम भले ही पीएनएल में बुक कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट रेट और स्पॉट रेट, कॉन्ट्रैक्ट अगर महंगा हो रहा है तो प्रीमियम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको हम बुक नहीं करेंगे, पर प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट को हम पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर 2 तरीके की ब्रांच होती है, एक तो इंटीग्रल ब्रांच होती है और एक नॉन इंटीग्रल ब्रांच होती है, राइट। अब एक्सचेंज डिफरेंस ऑन अराइज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अभी आप क्या कर रहे हो, ट्रांसलेशन ही कर रहे हो ना, ठीक है। अब ट्रांसलेशन में जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, the exchange arise on the translation of financial statement of the end of the year. Difference in case of profit is carried to other liabilities account and loss if any charge to revenue. तो देखो ऐसा नहीं होता कि डिफरेंस को हम पीएनएल में ले गए, लाइबिलिटीज़ को पीएनएल, लॉस को रेवेन्यू में ले गए, ये सब नहीं होता भाई। डिफरेंस आ रहा है उसका एडजस्टमेंट होता है, जैसे कि नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें कि जो बैलेंस शीट आइटम है, तो असेट और लाइबिलिटी दोनों, वो सबसे पहले क्लोजिंग, भाई क्लोज कर रहे तो क्लोजिंग रेट पे बुक करो। इनकम एक्सपेंडिचर एक्चुअल रेट पे यूज़ करो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो फॉरेन करेंसी जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट नहीं, तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। तो वो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा और ये हमारा जाएगा पीएनएल में जाएगा, ठीक है। अब समझो जो पार्ट लिमिटेड ने परचेस करी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, $50 लाख की थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया, ठीक है, 1/4/1 को, वो फुली फाइनेंस बाय द फॉरेन करेंसी लोन। अब देखो डेप्रिशिएबल एसेट है, ठीक है, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो लॉन्ग टर्म, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म, ठीक है, FCMI, तो ये हो गया FCMI लॉन्ग टर्म इन नेचर, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ परचेज तो 60 था, अब 31/3/2012, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो फैच कर रहा है ₹2, ठीक है। और इंटायर लॉस जो 60 का 62 हो गया ना, इंटायर लॉस ऑन एक्सचेंज वॉज इंक्लूडेड इन द COGS, ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है।
Par Limited normally provide depreciation on an item of property, plant and equipment at 20% on WDV basis. Exercise the option to adjust the cost of asset of exchange difference after loan statement and payment, and exercise the option to adjust cost of asset for exchange difference arising out of loan statement and payment. देखो तो क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो फुली फाइनेंस बाय द फॉरेन करेंसी लोन है और 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। और ये 5 इंस्टॉलमेंट जो है उसमें पहली इंस्टॉलमेंट है 62 पे पे हो गई, और इंटायर लॉस ऑन एक्सचेंज वो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूडेड है, राइट। तो पहली चीज़ तो इधर ही खटक रही है कि जो इंटायर लॉस है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्यों इंक्लूड है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम जो लॉन्ग टर्म इन नेचर है, देखो वो क्लोजिंग रेट पे हो जाएगा, ठीक है, ये क्लोजिंग रेट पे हो जाएगा, ठीक। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम लॉन्ग टर्म इन नेचर, पर वो डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट में चले जाएगा। अब देखो इधर क्या है, अब जैसे फॉरेन करेंसी लोन है, ठीक है, और ये जो है कितना था आपका $50 लाख था, $50 लाख था, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये 62 से हो गया 60, ठीक, सॉरी ये 62 हो गया ना, तो एक्सचेंज लॉस हो गया। अभी जो 80 लाख है तो ये एक्सचेंज लॉस किस पे है, वो आउटस्टैंडिंग लोन पे, पर जो एक्सचेंज लॉस है ड्यू टू वेरिएशन 20 लाख का ऑन पेमेंट ऑफ 10 लाख, वो 10 लाख का जब आपने इंस्टॉलमेंट पे करा तो शुड बी एडेड टू कैरिंग अमाउंट, ठीक है, जो डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट में वो ऐड हो जाएगा। तो नॉट टू COGS, देखो बोला है ना नॉट टू COGS, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑन दी अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिसिएशन शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो जो भैया अनअमोर्टाइज था डेप्रिशिएबल अमाउंट वो भी तो प्रोवाइड होगा। एक्सचेंज लॉस की बात करें तो अब आप यूँ तो आप 300 लाख की बात करोगे, 3000 लाख की बात करोगे, ठीक है। ये फॉरेन करेंसी लोन तो इतना ही था, लेते टाइम तो इतना ही था एटलीस्ट। फिर जो एक्सचेंज लॉस हुआ तो एक्सचेंज लॉस में भाई जो आउटस्टैंडिंग लोन है तो 80 लाख का, अब जो 80 लाख है शुड ऑल्सो बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन एडिशन टू 20 लाख, ठीक है। तो 100 लाख से पूरा ऐड हो जाएगा, तो 3000 प्लस 100 लाख, फिर देन उसके बाद डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट एकदम आखिरी में होगा। अब देखो क्या बोल के रखा है कि जो कैट लिमिटेड इंडियन कंपनी है उसने ऑब्टेन करा लॉन्ग टर्म लोन परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से, वो US की कंपनी है, अमाउंटिंग 30 लाख, इट वॉज रिकॉर्डेड उस समय 60 था, अब ये लॉन्ग टर्म लोन था, ठीक है। अब एक्सटेंडेड प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन था, और 1 साल बाद, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो 62 हो गया, तो वही 60 का 62 हो गया, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम लॉन्ग टर्म इन नेचर, तो 60 का 62 हो गया, तो जो 1 लाख है वो 1 लाख से बढ़ गया, 1 लाख से लोन बढ़ गया। और ये जो लोन बढ़ गया तो ये डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट के रिलेटेड थोड़ी ना है, ठीक है। ये नहीं बोल के रखा है किसके लिए है, तो ये डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट के रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, लोन अकाउंट क्रेडिट कर दिया और डेबिट क्या करा है, FCMITD अकाउंट, ठीक। और FCMITD अकाउंट तो तब आप करोगे डेबिट जब लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और वैसे भी ये ऑप्शन है ना, जरूरी थोड़ा है, तो आप PNL अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं भैया, ऑप्शन है, तो वो तो ऑप्शन पे है, ठीक है। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल है, अब देखो ये ट्रेड रिसीवेबल है, तो अब ये 1 साल पुराना तो रहेगा नहीं। इंक्लूडेड अमाउंटिंग रिसीवेबल 10 लाख है, रिकॉर्डेड प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ सेल, ट्रांजेक्शन जो है 59 पे रिकॉर्ड हुआ, एक्सचेंज रेट जो है 62 हो गया। अब देखो तो पहले 59 के भाव से लेना था, 62 के भाव से लेना है, तो अब कितना हो जाएगा, अब समझो कि भैया ये कितने में, अभी देखो ये समझो ये रुपीज़ में दे के रखा है, ठीक है, ये रुपीज़ में दे के रखा है, ठीक। तो ये रुपीज़ में है, तब 59 का भाव था, तो ये 16949.152 जो भी है, अब वो 62 हो गया, तो वो जो गेन है, ठीक है, तो जो है रिसीवेबल को डेबिट कर दो और PNL को क्रेडिट कर दो, ये PNL में चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक तरीके से समझो मेरी बात को कि FCMI लॉन्ग टर्म नहीं है, तो FCMI लॉन्ग टर्म नहीं है तो डेप्रिशिएबल असेट और FCMITD अकाउंट में जाने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक। तो बोल के रखा है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस है ना 1 लाख, वो या तो PNL अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो डेप्रिशिएबल, देखो डेप्रिशिएबल असेट में भी बोल सकते थे, पर इधर तो हम PNL अकाउंट बोलेंगे, तो PNL अकाउंट में हो सकता है चार्ज हो जाएगा, और या तो FCMITD अकाउंट में हो जाएगा, ठीक है, जो भी। अब देखो एक और चीज़ ये है कि चलो ये तो ये 13 आ गया इसमें, ठीक। अब देखो वही है कि पलाश ने फिक्स एसेट परचेस करा है, ये तो डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट हो गया 5000 का, 1 अप्रैल 16 को, फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज रेट जो है 50 है, तो ये 1000 हो गया, ठीक है।
अब वो जो है 54.98 हो गया, तो जो डिफरेंस है 1000 पे 4.98 का, ठीक है, 1000 पे 1 लाख पे 4.98 का जो भी है, अब ये जो आपका डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट अकाउंट में चले जाएगा। तो डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट अकाउंट में चले जाएगा या तुम्हारा पीएनएल में चले जाएगा। तो 498 लाख है वो कैपिटलाइज हो जाएगा एंड द कैरिंग वैल्यू। डेप्रिसिएशन ऑन अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड इन द रिमेनिंग ईयर्स। तो जो डेप्रिसिएशन है, देखो सबसे पहले तो क्या बोल के रखा है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस है जो 100 लाख का, ठीक है, उसमें जो इतना डिफरेंस है 490, वो कैपिटलाइज हो जाएगा और कैरिंग वैल्यू में ऐड होकर फिर उसका डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट जो है विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। रही बात ये लोन की होती है, तो लोन में भी ऐसे ही बोल के रखा है, कंपनी ऑल्सो ऑब्टेन सॉफ्ट लोन, पर ये लोन किसके लिए ये नहीं बता के रखा, ठीक है। जो के लिए इंस्टॉलमेंट में पे होगा, पहली इंस्टॉलमेंट जो है एक मई को ड्यू होगी, तो इंस्टॉलमेंट भी उसने ऐसे ही लेके रखी है, तो 50 का 54.98 हो गया, 4.98 है। तो अब ये जो है ये तो जो पीएनएल अकाउंट में चले जाएगा या तो जो है एफसीएमआई टीडी अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है। The loan is increased to 54.98 and FCMI TD account is to be debited by 4.98 lakh. Since loan is repayable in 3 annual installment, अब लोन जो है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाएगा, तो ये जो FCMI TD अकाउंट है राइट ऑफ भी तो होगा, ठीक है, इक्वली 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो 4.98 लाख उधर चले जाएगा। देखो ये लोन में नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है, तो FCMI TD अकाउंट में चले जाएंगे, तो इससे जो है ये इक्वल PNL अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है। तो चार्ज टू PNL अकाउंट एंड बैलेंस इन FCMI TD लाइक टू बी शोन ऑन द इक्विटी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज ए नेगेटिव फिगर अंडर डी हेड रिजर्व एंड सरप्लस एज ए सेपरेट लाइन आइटम। तो देखो एक्सचेंज डिफरेंस जो है जो 4.98 लाख है, तो लोन अकाउंट इज टू बी इंक्रीज टू 54.98 लाख, ठीक है, एंड FCMI TD अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 4.98 लाख। तो लोन तो इंक्रीज हो गया, वहाँ तक चले गया, ठीक है, कि लोन हमारा बढ़ गया एक तरीके से, तो हमने और जो डिफरेंस है वो FCMI TD अकाउंट में चले गया। अब ये PNL अकाउंट में जाएगा बैलेंस इक्वल, ठीक है, और 3.32 लाख जो है इक्विटी लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने करे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम जो है थोड़े बहुत दूसरे गवर्नमेंट ग्रांट इन सबको भी देख लेते हैं। देखो गवर्नमेंट ग्रांट की बात करें तो गवर्नमेंट ग्रांट में भी अच्छा खासा है। अब देखो क्या है, वीरा लिमिटेड कस्टमर ने, अब देखो एज 12 गवर्नमेंट ग्रांट में इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। ग्रांट कैसे भी हो सकती है, कैश और नॉन कैश दोनों होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि वीरा लिमिटेड ने डिफ़ॉल्ट करा पेमेंट में ऑफ सेल प्रोसीड्स, हैंस एक्सवाइजेड को कोई रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कि वो कंप्लाई करेंगे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। तो कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट करा है पेमेंट ऑफ सेल प्रोसीड ने, तो XYZ Limited does not have reasonable assurance that they will comply with the important condition of NFE earned। तो इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि ग्रांट आप तभी रियलाइज़ करोगे जब आपका रीजनेबल सर्टेनिटी है कि आपको ग्रांट मिल जाए और ग्रांट के आप कंडीशन भी मीटअप कर रहे हो। तो एक रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि आपको आपकी जो है मीटअप हो जाएगा आपका जो है सीन। अब पॉइंट ये है कि जैसे कि एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस कंपनी वेयर इन सिमिलर एप्लीकेशन वर मेड एंड सब्सिडी वॉज ग्रांटेड ऑन ऑल लोकेशन, वन कैन कंक्लूड दैट रीजनेबल एश्योरेंस है कि सब्सिडीज़ को मिल जाएगी, ठीक है, इफ़ देयर आर नो चेंजेस इन द सब्सिडी स्कीम एंड द एप्लीकेशन इज सबमिटेड इन द सेम मैनर। देखो ऐसा है कि हमारे पास पास एक्सपीरियंस है कि हमको जो है जब सिमिलर एप्लीकेशन हम करते हैं सब्सिडी मिल जाती है, तो एक रीजनेबल एश्योरेंस है। रीजनेबल एश्योरेंस आपको कहाँ से आएगा, पास्ट एक्सपीरियंस से ही तो आएगा, तो पास्ट एक्सपीरियंस है आपको रीजनेबल एश्योरेंस है, ठीक है। इफ़ देयर आर नो चेंजेस इन द सब्सिडी, अगर सब्सिडी में कोई चेंजेस नहीं होता तो अगर ये तभी होगा जब इधर नो चेंजेस, सब्सिडी स्कीम में कोई चेंज नहीं है और एप्लीकेशन भी उसी मैनर में जो है फर्निश करके रखी है। फिर ग्रांट है, पैसे आते हैं, तो पैसे आते हैं तो भैया एक तो अनकंडीशनल ग्रांट है और एक कंडीशनल ग्रांट है। अनकंडीशनल ग्रांट PNL में जाता है, ठीक है। अब देखो अब कुछ पॉइंट ऐसे थे कि अब देखो मेयर रिसिप्ट ऑफ अ ग्रांट कि तुमको ग्रांट मिली है, ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है कि आपकी कंडीशन अटैच टू द ग्रांट हैव बीन और फुलफिल्ड। जो भी है ग्रांट तुमको मिली, मतलब ये नहीं है कि कंडीशन फुलफिल हो गई, हमको कंडीशंस तो एक इंडिपेंडेंट लेवल पे चेक करनी पड़ेगी। बेल आउट ग्रांट की अगर हम बात करें तो बेल आउट ग्रांट वो ग्रांट होता है कि कंपनी के खेल लगे पड़े, ठीक है, उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज कंपनी तो गई। तो ये से कैसे बेल आउट ग्रांट उस मझधार में से निकालने के लिए बेल आउट ग्रांट है, और ये जो है वो अपनी इनकम हो जाती है, ठीक है। इनकम ग्रांट तो ऑब्वियस इनकम ही होगी।
जैसे स्टार्टअप को जो ग्रांट मिलती है, ठीक है, एक्सपेंस ग्रांट मतलब ये ग्रांट किसी स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को करने के लिए है, तो वो पहले हमको जो मिली वो हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है, और जब एक्सपेंड करते जाएंगे उतना उतना हम पीएनएल में ट्रांसफ़र करते रहेंगे। अब देखो, गवर्नमेंट ग्रांट में टेक द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट सच एज लैंड और अदर रिसोर्सेज, ठीक है। नॉन मॉनिटरी एसेट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ग्रांट मिल रही है तो भैया आप नॉमिनल वैल्यू पर यूज़ करो, ठीक है, और आपको कोई सी चीज़ सस्ती मिल रही है, कंसेशनल प्राइस पे आपको मिल रहा है, ठीक है, तो अभी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉमिनल वैल्यू पे उसको बुक कर लिया, कैपिटल रिजर्व में उसको जो है क्रेडिट कर दिया और डेप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो आपको जब कंसेशनल प्राइस में मिल रहा है तो जो वो देख लो कि कंसेशनल प्राइस में मिल रहा है तो कितने पे मिल रहा है आपको, ठीक है, तो इस तरीके से हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट रहती है तो हमको ग्रांट कैसे रिकॉग्नाइज करनी है। अब देखो कुछ पॉइंट ऐसे थे कि डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट के ऊपर है। पहले तो ये समझो कि गवर्नमेंट ग्रांट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटरप्राइज रादर देन एज इंसेंटिव। एक इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप ये स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर करो, ठीक है। वो जो ग्रांट है तो इमीडिएट फाइनेंस सपोर्ट आपको दिया, जरूरी नहीं है कि आपको ही दे, सारे के सारे आपको दे, ठीक है, एक आपको ग्रांट दिया है एक, ठीक है, तो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है इंटरप्राइज को रादर देन एक इंसेंटिव, कोई इंसेंटिव नहीं है कि इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको पुश करा है। सच ग्रांट वो इंडिविजुअल इंटरप्राइज को दे रहे हैं, कोई सबको नहीं देते, तो इसको पीएनएल में आइटम में क्रेडिट करो। अब ये ऐसे केस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा। फिर आपको जो एक्सपेंसेस ग्रांट मिलता है तो ऐसा लिखा होता कि 50 लाख जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पीएनएल में सिस्टमैटिक बेसिस पे ओवर द पीरियड विच द एंटिटी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंडिचर, ठीक है। द रिलेटेड कॉस्ट फॉर विच ग्रांट आर इंटेंडेड टू कंपेंसेट प्रोवाइडेड दैट देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, तो एक्सपेंसेस को कंपेंसेट कर देगा प्रोवाइडेड अगर रीजनेबल एश्योरेंस है कि जो है एबीसी लिमिटेड कंप्लाई करेगा कंडीशन को अटैच टू द ग्रांट। मतलब कि एबीसी अगर कंप्लाई करेगा कंडीशन अटैच टू द ग्रांट तो ऑब्वियस सी बात है, आप ग्रांट की कंडीशन को कंप्लाई कर रहे हो, आपने एक्सपेंडिचर करा है तो आप इसको जो है पीएनएल में डाल देना, तो इधर से एक्सपेंडिचर पीएनएल में डल जाएगा, इधर से ग्रांट जो है वो पीएनएल के क्रेडिट में आ जाएगी। इस तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट वाला काम हो जाएगा आपका। अब ऐसा है कि ग्रांट फॉर डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, या तो आपने जो है बुक वैल्यू से ही उसको कम कर दिया तो डेप्रिसिएशन आपका नेट हो जाएगा, ठीक है, या तो जो है आपने उसको पीएनएल में लेगा, ठीक है। तो ग्रॉस मेथड क्या है, सच ग्रांट आर शो एज डिफरेंट ग्रांट एज अमाउंटाइज इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन के रेशियो में अमाउंटाइज करोगे, ठीक है, कि आपने ग्रांट की वो आपकी लाइबिलिटी है, अब उसका आप डेफर करते रहोगे डेप्रिसिएशन के रेशियो में, ठीक है। अब जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, ठीक है, तो आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस बट बिफोर जो है सिक्योर्ड लोन, तो आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योर्ड लोन के पहले जो है ये डेफर्ड इनकम जाएगी। अब रिफ़ंड की बात करें तो रिफ़ंड करना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही होता है अगर देखा जाए तो। वेन एवर ग्रांट आर टू बी रिफंडेड डेबिट विल बी गिवन टू डेट अकाउंट, तो जिसको हमने क्रेडिट करके रखा था उसको डेबिट कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, जब तुमने ग्रांट जो है, सिंपल सी बात है, देखो जब तुमने ग्रांट अकाउंट में एंट्री करी उसको पूरा उल्टा कर दो, डेबिट विल बी गिवन टू डेट अकाउंट विच हैज़ बीन क्रेडिटेड अर्लियर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, तो जो क्रेडिट किया था पहले एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, तो उसको आप डेबिट कर दोगे। अब टू द एक्सटेंट अमाउंट रिफंडेबल एक्सीड एनी सच डेफर्ड क्रेडिट द अमाउंट शुड बी चार्ज टू पीएनएल स्टेटमेंट। अब जो अमाउंट जो आपको रिफंड करना है एक्सीड एनी सच डेफर्ड क्रेडिट, मतलब कि भैया आपको 100 की ग्रांट मिली थी, आपने 20 का तो आपने पूरा क्रेडिट लिया, ठीक है। अब देखो 20 का आपने लिया था, 80 का बचा हुआ था, तो 20 की जो एंट्री पास करी 20 की एंट्री का तो रिवर्सल कर दोगे। उसकी बाद की एंट्री देखने लायक होगी कि उसकी बाद की एंट्री देखो, ऑब्वियस ही बात है, फिर उसके बाद आपका लाइबिलिटी राइट ऑफ होगी, ठीक है। जो एक तो आपने एंट्री करी वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, फिर आपकी लाइबिलिटी राइट ऑफ हो जाएगी। अगर आपने जिधर भी आपने बुक करके रखा है, जिधर भी उसका बैलेंस है, तो वो लाइबिलिटी राइट ऑफ हो जाएगी। अब इधर ये समझो कि बुक वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो डेप्रिसिएशन, अब बुक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तुम्हारी। ऑब्वियस ही बात है, आपने डेप्रिसिएशन आपने ग्रांट से बुक वैल्यू कम करी थी ना, तो बुक वैल्यू आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। डेप्रिसिएशन जो है रिवाइज बुक वैल्यू पे प्रोस्पेक्टिवली ओवर द यूजफुल पीरियड ऑफ लाइफ कैलकुलेट होगा। तो इस बेसिस पे जो है हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अब देखो, एनर्जी लिमिटेड ने एक्वायर करा जनरेटर 1/4 को 100 लाख का, 2/4 को उसने अप्लाई करा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी में सब्सिडी के लिए। सब्सिडी को जो है अगले साल जो है जून में मिल गई, ठीक है।
अब द कंपनी हैज़ नॉट अकाउंटेड फॉर सब्सिडी, ठीक है, नहीं करी अकाउंटिंग, तो ये क्या पीपीआई है क्या? देखो ओरर एरर और ओमिशन तो पहले था नहीं, तो ये कोई पीपीआई तो नहीं है। तो देखो दिस इज़ नॉट अ पीपीआई, सबसे पहले तो ये पीपीआई नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें, हाउ शुड द सब्सिडी बी अकाउंटेड, अब 12-13 में जब अकाउंट हो रही है, ठीक है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? सिंपल सी बात, तो पैसे आ रहे हैं तब अकाउंटिंग हो रही है। अब अकाउंटिंग किस हिसाब से हुई है कि एक जनरेटर एक्वायर करा था 16 लाख का, और 2-4 को उसने फिर सब्सिडी के लिए करा, तो मतलब ये सब्सिडी ग्रांट कर दी गई है, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी वो देखने लायक है, ठीक है। अब देखो ये जो है ग्रांट है, वो ग्रांट एक डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट के रिस्पेक्ट में है। तो देखो इधर क्या है, क्योंकि जनरेटर आपका डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट है। अब इसमें क्या बोल के रखा है कि अब देखो डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ जनरेटर, ये तो बोल रहे कॉस्ट ऑफ जनरेटर से डिडक्ट करो, और जो रिवाइज अनअमोर्टाइज अमाउंट है वो रिटर्न ऑफ होगा रिमेनिंग पीरियड के लिए। अल्टरनेटिवली आप उसको डेफर्ड इनकम जैसे भी ट्रीट कर सकते हो, और अलोकेट कर सकते हो ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन प्रपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन। क्या आपका ओपिनियन डिफर हो जाएगा अगर सैंक्शन लेटर फॉर सब्सिडी वॉज रिसीव्ड इन जून में रिसीव हुआ है सैंक्शन लेटर, ठीक है, बिफोर द अकाउंट्स ऑफ 11/12 वर अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो आपका ओपिनियन तब क्या रहेगा? तो देखो अभी तक क्या बोला है, आपका ओपिनियन तब क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है। तब देखो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी क्या बैलेंस शीट डेट पे ग्रांट की, तो आपने एप्लीकेशन दे दी है तो बैलेंस शीट डेट पे ग्रांट की कंडीशन तो एग्जिस्ट करती थी। अब जब आया है तो आपने उसको बुक कर दिया है, सैंक्शन लेटर आया तो, ठीक है। तब देखो क्या लिखा हुआ है कि ए फॉर रिक्वायर वैल्यू ऑफ असेट और लाइबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो है क्या लिखा हुआ है, ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट विच ऑकर अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर if they confirm the condition exist if they confirm the condition existing at the balance sheet date. इन दिस केस बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ था, सब्सिडी ग्रांट करी, तो एडजस्ट इवेंट है, अकाउंट्स एडजस्ट होंगे, ठीक। तो ठीक है, इसको जो है एडजस्ट यहाँ एक्सपेंसेस में मान लिया गया है। क्या आपका ऑप्शन तब डिफर हो जाएगा, हैड द कंपनी मेड एनी सिमिलर एप्लीकेशन इन द पास्ट ऑन ऑल ओकेजन और इट हैज़ रिसीव्ड द सब्सिडी अप्लाइड फॉर। तो देखो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर उसको पता है कि सिमिलर एप्लीकेशन पहले भी करी थी और मुझको मिला है, तो एक रीजनेबल एश्योरेंस है, ठीक है। तो इफ़ देयर आर नो चेंजेस इन द सब्सिडी स्कीम, अगर सब्सिडी स्कीम में कोई चेंज नहीं हो तो, और एप्लीकेशन भी उसी महीने में सबमिट करिए तो, ठीक है, तो ऐसे केस में तो वो 11/12 इटसेल्फ में रिकॉर्ड हो जानी चाहिए थी। तो ऐसा है कि आप 12-13 में क्यों जा रहे हो, फिर आप 11-12 में बुक करो। तो इस तरीके से चीज़ें बोली है। तो इससे हमने क्या किया कि ये गवर्नमेंट ग्रांट की भी हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली, राइट, कि कैसे कैलकुलेट होना है। अब एक बार जो है हम बोरिंग कॉस्ट की तरफ भी बढ़ लेते हैं, तो समझ लेते हैं बोरिंग कॉस्ट को कैसे करेंगे नोट। अब देखो बोरिंग कॉस्ट में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बोरो कर रहे हो ना, तो बोरिंग कॉस्ट से कैपिटलाइज होगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी हो सकती है, अदर कॉस्ट भी हो सकती है, राइट। अब देखो बोरिंग कॉस्ट में जो है इधर समझो, तो इसमें पॉइंट है जहाँ पे आपको जो है AS16 और AS11 के बीच में आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा। देखो समझो कि सपोज करो आपने 2 लाख का लोन लिया, ठीक है। अब जो है 1 सेकेंड, हाँ देखो 2 लाख का क्या लोन लिया कि 1/4/13 को आपके पास जो है 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, एक्सचेंज रेट 50 रुपये है, और 31/3 को ये 1/4/13 के बाद से अगले साल जो है 52 का हो गया, ठीक है। अभी जो है 50 का 52 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि आपने 1 लाख का लोन लिया था और एक्सचेंज रेट 50 था और अब हो गया 52। इंटरेस्ट रेट डॉलर में है 10% और रुपीज़ में है 12%, पर हमने लिया है डॉलर में लोन, एक्सचेंज रेट 50 रुपये है, वो हो गया 52 रुपये, इंटरेस्ट रेट डॉलर में 10% है और रुपीज़ में 12% है। अब देखो क्या है कि प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज, तो प्रिंसिपल रीस्टेट बाय, अब देखो प्रिंसिपल को तो रीस्टेट करोगे 2 लाख से, तो उसमें A16 का कितना इफेक्ट है, A11 का कितना है। A16 का ट्रीटमेंट पहले करो। क्या बोल के रखा है इसमें कि इंटरेस्ट इन अमाउंट, इंटरेस्ट इन रुपी और इंटरेस्ट इन डॉलर। डॉलर में इंटरेस्ट होता तो कितना होता, डॉलर में इंटरेस्ट होता तो कितना होता, डॉलर में इंटरेस्ट होता तो आप बोलते हैं कि देखो 1 लाख डॉलर है, 10% है तो 10,000 डॉलर हो गए, ठीक है। रुपीज़ में इंटरेस्ट है तो कितना है, देखो 1 लाख डॉलर से एक्सचेंज रेट 50 का था तो 50 लाख हो गया। 50 लाख को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 50 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 12% से, तो 50 लाख को आपने मल्टीप्लाई किया 12% से, ये हो गया हमारा 6 लाख। उधर 10,000 डॉलर है, इधर 6 लाख है।
और ऑब्वियस सी बात है कि ये $10,000 है, तो उसको जो है वो ये 6 लाख हो गया। अभी जो $10,000 है, जब इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप 31 मार्च को पे करोगे, जो 52 के हिसाब से रहेगा। आपने डेटा अगर लिख लिया होगा तो वो 5,20,000 है, ठीक है। तो टोटल एक तरीके से क्या हो रहा है कि आपने जो है 6 लाख को बुक करा कि रुपीज़ में अगर होता तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं थी। रुपीज़ में होता तो बाकायदा जो है 6 लाख ही रहता। उसका 50 का 52 से ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम 50 लाख का लोन लेते उसी वक्त और 12% के भाव से 6 लाख पे करते। पर डॉलर में है तो 5,20,000 जा रहा है, तो डॉलर में तो सस्ता जा रहा है, ठीक है। अब सस्ता जा रहा है तो 80,000 का जो है फ़ायदा, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, अब समझो 80,000 जो है वो ये 16 में जाएगा कि रुपये में जो बोरो करा और इसमें जो बोरो करा, ठीक है। और डॉलर में जो बोरो करा, डॉलर के हिसाब से 5,20,000 होगा, उधर 6 लाख हो जाएगा, तो 80,000 जो है ये हो गया 80,000, ठीक है। अब समझो तो ये 80,000 जो है हमारा ए 16 हो गया और ए 11 हमारा 1,20,000 हो गया, समझे। 1,20,000 अपना ए 11 का हो गया। अब मेरे को था कि यही जो है अगर 50 की जगह 53 होता तो आप क्या करते हैं, आप यही करते ना, 50 की जगह 53 होता तो पहले तो अगर डॉलर में बोरो करते तो 10,000 का तो आपका डॉलर में बोरो करोगे तो आएगा। फिर 10,000 को 50 का 53 होता तो 5,30,000 होता डॉलर के हिसाब से, ठीक है। रुपीज़ के हिसाब से तो तब भी वही रहता, रुपीज़ के हिसाब से तो अपना क्या रहता, रुपीज़ के हिसाब से अभी 6 लाख ही रहता। तो 70,000 जो है वो 16 में चले जाते, बचे हुए 11 में जाते, ठीक है। तो बचे हुए 11 में जाते मतलब कितना, 50 का 53 हुआ मतलब 3 लाख में 70,000 हो गया और बचे हुए 2,30,000। रही बात है अगर 51 होता तो समझो 51 होता तो क्या होता, आपका डिफरेंस जो है 1 लाख का है, ठीक है। अब जो डॉलर में बोरो करे 10,000, ठीक है। तो 10,000 आपने बोरो करे और इसको 51 से मल्टीप्लाई करो, 10,000 को आप 51 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया आपका 5,10,000, वो आपका 5,10,000 हो गया, ठीक है। और आपने रुपये में बोरो करा है तो 6 लाख का इंटरेस्ट है और ये अपना 5,10,000 का इंटरेस्ट है। तो जो 90 वाला 1,000 वाला पोर्शन है वो आपका हो जाएगा ए 16 का और बचा हुआ आपका रहेगा 10,000 का, ए 11 करेगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जो है $1,00,000 का आपको था लोन, 50 रुपये एक्सचेंज रेट था, 31/3 को हो गया 50.6, डॉलर 10% है, रुपये 12% है। अभी आप क्या कर रहे थे कि आप डॉलर में जैसे निकाल रहे थे 10%, 1,00,000 पे 10% निकाल रहे थे तो वो हो गया हमारा 10,000। 1,00,000 पे 10% निकाल रहे थे तो वो हो गया आपका 10,000, राइट। और 10,000 को आप जो है फिर वो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे आप 52 से 53 से जो भी है, तो ये जो 10,000 है, 10,000 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 50.6 से मल्टीप्लाई किया तो 5,06,000 हुआ, ठीक है। 5,06,000 हुआ। और अगर यू देखा जाए डिफरेंस, अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, 1,00,000 को इंटू 0.6, डिफरेंस तो 60,000 का ही है, ठीक है। डिफरेंस आपका 60,000 का ही है। अब इसमें आप क्या करोगे, डिफरेंस आपका है 60,000 का, ठीक है। और अगर आप जो है 10,000 का लोन लेते हो, 1,00,000 का लोन लेते हो और आपका रहता है 10,000 का इंटरेस्ट, 10,000 का आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50.6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 10,000 को इंटू 50.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5,06,000 आया, ठीक है। तो 5,06,000 आया। और रही बात जो है हमारा अगर यू लेता लोन रुपीज़ में तो 6 लाख रहता, तो यह हमारा 94,000, ठीक है। तो हमारा 94,000 जो है 16 में जाना चाहिए था, ठीक। पर ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि ये 16 है, इस कारण मैं आपको वापस से फैक्ट बोल रहा हूँ कि देखो 1,00,000 का था लोन, 50 आपका है एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट है 10% डॉलर में, रुपये में 12% है, ये 50 का 52 हो गया। तो सबसे पहले 1,00,000 50 का 52 हो गया तो डिफरेंस है आपका 2,00,000। अब 2,00,000 में 16 का कितना है और 11 का कितना है, समझो 2,00,000 में 16 का कितना है, 2,00,000 में 16 का कितना है, तो आप कैसे निकालोगे कि 2,00,000 में 16 का कितना है, ठीक है। सबसे पहले आपने डॉलर लोन के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला और रुपये लोन के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला। तो रुपये लोन के हिसाब से जब इंटरेस्ट निकालोगे तो ऑल टाइम वो 6,00,000 ही रहेगा। डॉलर के हिसाब से निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, $1,00,000 है, 10% है 10,000। अब 10,000 को 52 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 10,000 को 52 से मल्टीप्लाई किया तो 5,20,000 आया है। तो जो 80,000 है, 2,00,000 में से 80,000 है, वो आपका हो जाए किसका, वो आपका हो गया आपका ए 16 का। चलो फिर 10,000, अभी 52 की जगह अगर हो गया कितना, 51, ठीक है। 52 की जगह हो गया 51,
तो जो 90,000 है वो ये 16 में चले जाएगा। 52 की जगह हो गया 53, ठीक है। तो जो 70,000 है, तो 70,000 जो है 70,000 जो है ये 16 हो जाएगा। और देखो अब जो है अगर जो है 50.6 हो गया जो अपनी बात हुई थी, ठीक है। तो 10,000 इंटू 50.6 होगा ना, जैसे 12-13 से तब मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10,000 इंटू 15.6 करा, ठीक है। तो इसमें अब आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 5,06,000 जो है बाकायदा, जो 5,06,000 है वो आपका रहेगा कितना, 5,06,000, ठीक है। 5,06,000 आपका डॉलर में है। अब डिफरेंस मेरे को बताओ कि डिफरेंस तो जो है अगर देखा जाए तो सिर्फ 60,000 का है। तो फिर 54,000 जो है आपका, जैसे कि 5,06,000 है तो फिर आपका 54,000 जो है जो डिफरेंस है वो आपका A16 में चले जाएगा, बचा हुआ A11 में चले जाएगा। और इस तरीके से हमारा होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने ऐसे देखना है हमको। तो यही है कि एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटिंग टू फॉरेन करेंसी लोन्स टू द एक्सटेंड डिफरेंस इन इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी लोन, तो जो आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया था, एक्सचेंज डिफरेंस है टू द एक्सटेंड डिफरेंस इन इंटरेस्ट कॉस्ट AS11 में चले जाएगा, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा है कि डिस्काउंट और प्रीमियम जो इंकर करे है इंटरप्राइज ने इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ फंड, एक फ़ंड अरेंज करने के लिए जो भी इन्होंने डिस्काउंट और जो भी प्रीमियम, ऑब्वियसली बात, आप जो है बोरो करते हो तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है कि डिस्काउंट और प्रीमियम इंकर बाय इंटरप्राइज इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ फंड, देन द अमाउंट एज पार्ट ऑफ सच अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो वो भी अमोटाइज होगा, वो भी बोरिंग कॉस्ट में आएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा। देखो RTP मई 19 का क्वेश्चन अपने को करना है, तो RTP एक मई 19 का क्वेश्चन करते तो हमको समझ में आएगा। देखो कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन निपटाते हैं A16 का जो है, ठीक है। ROE लिमिटेड एक अंडरटेक करी प्रोजेक्ट और एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटी एज पर द फॉलोइंग, तो ठीक है, ये इनका प्लान है और ये एक्चुअल है। और कंपनी पे टू इट्स बैंक इंटरेस्ट 15% पे करती है, जो मंथली बेसिस पे जो है डेबिट होता है ड्यूरिंग द हाफ ईयर। देखो ड्यूरिंग द हाफ ईयर, ठीक है, पहले 6 साल, ठीक है। ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी है 20 लाख ओवरड्राफ्ट, मतलब कि अप टू 31 दिसंबर, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक ओवरड्राफ्ट था, ठीक है। फिर जनवरी में जो है सरप्लस आया, तो 31 दिसंबर तक नेगेटिव था, सरप्लस कैश इन जनवरी। फिर वापस जो है ओवरड्राफ्ट हो गया फरवरी से ओवरड्राफ्ट हो गया 15 लाख फ्रॉम एक फरवरी एंड 30 लाख जो है मार्च में हो गया। अब कंपनी की जो स्ट्राइक थी, देखो ड्यूरिंग दिसंबर जो है कंपनी की स्ट्राइक थी, तो वर्क कंटिन्यू नहीं कर पाए सेल पीरियड में, ठीक है। तो सेल पीरियड में काम नहीं कर पाए। हाउएवर सब्सटेंशियल, अब देखो सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट वॉज कंटिन्यू। स्ट्राइक कब थी, दिसंबर में थी, तो स्ट्राइक थी तो क्या हुआ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ठीक है, स्ट्राइक थी तो हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। पर यह है कि 20 लाख तक ओवरड्राफ्ट था, ठीक है। फिर वापस 14 हो गया और वापस 30 हो गया, ठीक है। हाउएवर सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क तो कंटिन्यू था। ऑन साइट वर्क वॉज अगेन कमेंस, अब ऑन साइट वर्क जो है वो अगेन जो है कमेंस हुआ 1 जनवरी से, एंड ऑल द वर्क कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च। एज्यूम द एक्सपेंडिचर वो जो है वो इंकर हो रहा है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज गिविंग रीजन वेयर एवर नेसेसरी। ओवरड्राफ्ट विल बी लेस इफ़ देयर इज़ नो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो तो ओवरड्राफ्ट जो है वो लेस हो जाएगा। अब देखो कायदे से देखा जाए तो अब तक ये सब चीज़ें देख रखी, प्लान और एक्चुअल, तो इन्होंने बाकायदा जो है प्लान तो ठीक है। अब बोरिंग कॉस्ट क्या है, कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट नॉर्मली सस्पेंडेड, इज़ नॉट नॉर्मली सस्पेंडेड, उस पीरियड में सस्पेंड नहीं होता है व्हेन सब्सटेंशियल टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो दिसंबर का भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज तो होगा, ठीक है। अब जनवरी में कंपनी ने कैश इंकर नहीं करा, डिड नॉट इंकर इंटरेस्ट, क्योंकि जो है सरप्लस कैश था, ठीक है। तो कोई अमाउंट कैपिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पैसे इनके पास थे, ठीक है। तो बोल के रखा है कि जो है सरप्लस कैश था जनवरी में, तो कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। और फरवरी में एक्चुअल ओवरड्राफ्ट बोरिंग 14 लाख है, ठीक है। और इंटरेस्ट जो है उस पर 14 लाख पे 17,500 हैज़ बिन कैलकुलेटेड इवन दो एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट एक्सीड 14 लाख। अब देखो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है प्रोजेक्ट पे वो 14 लाख से ऊपर हो गया होगा, अभी अपन देखेंगे, पर फिर भी 14 लाख पे ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट की लिमिट तो 14 लाख चाहिए, तो वो हमको ध्यान देना पड़ेगा,
ठीक है। अब देखो जो भी एक्चुअल थे सारे उन्होंने एक्चुअल लिख दिए थे, 4 लाख 7 लाख 95 वो सब भी लिख दिए थे। दिसंबर में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्ट्राइक थी, जो भी था 4 लाख पे। अब इसने बोरोइंग कितने परसेंट से करी है? बोरोइंग तो 15% से की ना, तो 4 लाख का 15% डिवाइड बाय 12, ये 5,000, ये 4,05,000 हो गया। ठीक है, फिर आगे कितना आया? 7,95,000, तो 4,05,000 प्लस 7,95,000 है ना, प्लस 4,05,000, ये कितना आया आपका? 12 लाख। 12 लाख का कितना परसेंट हुआ? 12 लाख का हुआ अपना 15%, डिवाइड बाई 12 करो, ये 15,000 आया। ठीक है, तो ये हो गया 12,15,000। अब देखो 12,15,000, ठीक है, ऐसा क्या करोगे? 15% डिवाइड बाई 12 करोगे तो 15,188 आएगा। ये करते जाओ। जनवरी में कैपिटलाइज नहीं होगा, फरवरी में वापस कैपिटलाइज होगा। अब जनवरी, अब देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ और ध्यान में रखो कि अक्टूबर है ना, तो अब कैपिटलाइज कब हो रहा है? ठीक है, बिगिनिंग में कैपिटलाइज हो रहा है। देखो कैपिटलाइज बिगिनिंग में नहीं हो रहा है, पर एक्सपेंडिचर जो है वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ हो रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करना चाहिए गिविंग रीज़न। अब जैसे कि एक्सपेंडिचर किया, तो एक्सपेंडिचर फर्स्ट मंथ मतलब फर्स्ट डे पे हो गया, तो मतलब बोरोइंग कर ली, अब वो पूरे महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा उस पर। ठीक है, अब जैसे 12,80,000 है, 12,80,188, वही सारा 2 लाख वो लग गए, तो ऐसा तो ना 14,80,000 पे कर लेंगे बुक, नहीं 14,80 पे नहीं कर पाएंगे, 14 लाख पे ही करेंगे। और इम्पॉर्टेंट यही बात है कि 14 लाख पे आप कितना परसेंट करोगे? आप करोगे 15% और डिवाइड बाय 12 करोगे तो आएगा आपका 17,500, वही आपको ध्यान देना पड़ेगा। और फिर 14,97,688 आया, और फिर 12 लाख लग गए, 14,97,688 प्लस 12 लाख। अब देखो, अब आपकी लिमिट जो है वो 30 लाख तक हो चुकी है मार्च में, और सिंस 30 लाख तक हो चुकी है तो इसका 15% कैलकुलेट कर सकते हो, तो 3721 आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि बोरिंग की लिमिट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पर कम है, कम से ही लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेशन कर लिया सारा। अब देखो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है कि जो एसेट है जिसका सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है टू गेट रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज़। तो एक एसेट को अपने यूज़ में आने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। जैसे कार वार परचेस करो तो सब्सटेंशियल पीरियड थोड़ी ना लग रहा है, एसेट परचेस करो तो सब्सटेंशियल पीरियड थोड़ी ना लग रहा है। ठीक है, तो लोन यूटिलाइज करो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, तो ये सब वर्किंग कैपिटल पर्पस है ना। तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है कि भैया आपको 12 महीने तो लग रहे हैं, सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है। ठीक है, शॉर्टर टर्म भी आप कर सकते हो, पर आपका एक रीजनेबल फैक्ट होने चाहिए बताने के लिए कि देखो ये है सब क्वालिफाइंग एसेट। लॉन्गर और शॉर्टर टर्म देन 12 मंथ में ऑल्सो भी कंसिडर सब्सटेंशियल पीरियड बेस्ड ऑन रीजनेबल फैक्ट। तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगना चाहिए, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा तो ठीक है, फिर करेंगे अपन। क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस हैज डिसाइडेड दैट एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकिंग मोर देन 3 मंथ। क्वेश्चन में बोल के रखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एज पर द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस बोल के रखा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 3 मंथ है उसको मान लिया जाएगा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब क्वालिफाइंग एसेट अपनी फिक्स एसेट भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। ठीक है, फिक्स एसेट का मतलब होता है कि एसेट जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही है गेटिंग रेडी होने में। ठीक है, तो उसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड कैन बी इंक्लूडेड अंडर दी हेड क्वालिफाइंग एसेट। अब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड क्वालिफाइंग एसेट में आ सकता है बिकॉज कंडीशन ऑफ सब्सटेंशियल पीरियड कैन बी सेटिस्फाइड। तो इन्वेस्टमेंट अगर जो आप कर रहे हो, हाँ, पर इन्वेस्टमेंट अगर आप शेयर डिबेंचर में कर रहे हो तो वो कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं लगी रहेगी क्योंकि कंडीशन सब्सटेंशियल पीरियड की होनी चाहिए। इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है अगर सब्सटेंशियल वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो लैंड कभी भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगी। कुछ कंडीशन है, कुछ अपन पढ़ते हैं। ठीक है, RTP मई 19 तो पढ़ना ही है। अब समझो, प्लांट एंड मशीनरी जो एक्वायर करी है मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ 31/7 को, तो अमाउंटिंग टू 406 लाख, और 58 लाख जो है हमने सप्लायर को पे करे एडिशनल एसेट के लिए। तो समझो दोनों क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी आपने एक्वायर करी मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत, पर आपने इंस्टॉलेशन में टाइम लग गया ना, तो आपने एक्वायर करा, माना क्वालिफाइंग एसेट है। नहीं है, आप ऐसा बोलोगे कि आपने एक्वायर करा क्वालिफाइंग एसेट थोड़ी ना है, पर ठीक है इंस्टॉल करने में, यूज़ करने में, क्योंकि क्या बोल के रखा है, ठीक है, इंटेंडेड यूज़, वो इंटेंडेड यूज़ में तो आए, वो इंटेंडेड यूज़ में उसको टाइम लग गया। ठीक है, तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, तो रहेगी वो क्वालिफाइंग एसेट। साथ ही साथ एडवांस अगर पे करा है सप्लायर को एडिशनल एसेट के लिए तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट रहेगी, राइट। अब बात आती है कि रिगार्डिंग परचेस ऑफ एडिशनल एसेट, द नेचर ऑफ एडिशनल एसेट, क्योंकि आपने बोला था ना कि वो एडिशनल एसेट, तो नेचर ऑफ एडिशनल एसेट हैज आल्सो भी कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट। वो ठीक है, आपने लग गया तो उसको एडिशनल एसेट को भी क्वालिफाइंग एसेट में बोल दिया।
अब तो वो सब तो ठीक है, अब RTP मई 19 का क्वेश्चन तो वो करना ही है, वो उधर लिखा हुआ था तो अपन मई 19 का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर इंटरप्राइज कोई इंकर करा एंसिलरी कॉस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड के लिए तो अमोटाइज करो, ठीक है। अमोटाइज पार्ट ऑफ सच कॉस्ट शुड ऑल्सो भी इंक्लूडेड एज अ बोरिंग कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल वो अमोटाइजेशन पार्ट तो वो भी बोरिंग कॉस्ट में आएगा, जैसे ब्रोकरेज कमीशन जो भी आप पे कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैरा 9 क्या बोलता है, अकाउंटिंग ऑफ A13 बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग एक्विजिशन चार्जेस, जो ब्रोकरेज ये सब होते हैं, ठीक है, फीस है, ड्यूटी, इंटरेस्ट पेबल बाय टेक लिमिटेड टू स्टेट बैंक। तो देखो एक्विजिशन चार्ज जो होता है तो वो उसमें ब्रोकरेज फीस और ड्यूटीज रहते हैं। इन्वेस्टमेंट को करने के लिए मैंने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट पेबल बाय टेक लिमिटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्विजिशन चार्ज। उसको एक्विजिशन चार्ज की गिनती में मत मानो, ठीक है। तो एक्विजिशन चार्ज की गिनती में मत मानो अगर आपको इंटरेस्ट लगा है तो, ठीक है, तो उसको एक्विजिशन चार्ज की गिनती में नहीं मानेंगे। अब ये तो चलो ठीक है, हो गया। अब देखो रिकॉग्निशन है, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ऑन डेट एसेट शुड बी डिटरमाइंड एज द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन डेट बोरोइंग ड्यूरिंग द पीरियड। जो बोरोइंग कॉस्ट है वो जो कैपिटलाइजेशन ऑन डेट एसेट जो भी रहेगा तो शुड बी डिटरमाइंड, उसको मानना पड़ेगा, शुड बी डिटरमाइंड एज द एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन डेट बोरोइंग। कैपिटलाइजेशन रेट कितना क्या होना चाहिए, शुड बी द वेटेड एवरेज ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट। भाई अगर बोरोइंग कॉस्ट है आपकी एक से ज़्यादा बोरोइंग है और आप एसेट खरीद रहे हो, तो भैया एक से ज़्यादा बोरोइंग है तो एक से ज़्यादा रेट हो सकते हैं, तो आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा एप्लीकेबल टू द बोरोइंग ऑफ द इंटरप्राइज दैट आर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं, वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो कैपिटलाइजेशन रेट वेटेड एवरेज ऑफ द बोरोइंग कॉस्ट एप्लीकेबल टू द बोरोइंग ऑफ द इंटरप्राइज दैट आर आउटस्टैंडिंग। तो बोरोइंग जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है, तो कैपिटलाइजेशन रेट एप्लीकेबल टू द बोरोइंग, वो बोरोइंग पे एप्लीकेबल होगा। कैपिटलाइजेशन रेट है वो जो पर्टिकुलर रेट है वो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग पे कैलकुलेट होगा, तो हम सबसे पहले रेट निकालेंगे, वो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग पे कैलकुलेट करेंगे, राइट। द कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, देखो एज पर द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनी इंटरप्राइज कैन कैपिटलाइज इट्स बोरोइंग कॉस्ट। तो इंटरप्राइज कैपिटलाइज कर सकता है बोरोइंग कॉस्ट, वो कैपिटलाइज कब करेगा बोरोइंग कॉस्ट, जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है कि आपने खर्चा करा हो, ठीक है, कोई अमाउंट पेंडिंग है फॉर एक्सपेंडिचर पर्पस आउट ऑफ बोरोइंग फंड, तो वो जो पेंडिंग अमाउंट है वो थोड़ी ना कैपिटलाइज होगा। अगर आपने एक्सपेंडिचर करा हो, अमाउंट अगर पेंडिंग है फॉर एक्सपेंडिचर पर्पस ऑफ द बोरोइंग फंड, देन द पेंडिंग अमाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैपिटलाइजेशन पर्पस। आपने खर्चा करा हो, ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट इंकर करा हो, ठीक है, तो वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है। क्या बोल के रखा है कि आप पहले वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट निकालो, तो आपने वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट निकाला, फिर आपने अलोकेशन करा बोरोड फंड का, तो आपने फिर है जनरल बोरोइंग का कैपिटलाइजेशन करा, स्पेशल बोरोइंग का कैपिटलाइजेशन करा, फिर टोटल एसेट का कैपिटलाइजेशन करा। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अभी हम समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट सस्पेंड हो सकता है ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, जहाँ पे एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हो गया, तो एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हो गया, तो एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हुआ, थोड़ा मोटा छोटा मोटा अगर इंटरप्शन हुआ है तो तब तो कैपिटलाइज होगा, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया है तो उस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता है, और इंटरप्शन अगर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। और अगर बोरोइंग कॉस्ट सस्पेंड हो गया है तो उतना जो खर्चा है वो अपना इंटरेस्ट कॉस्ट होकर वो P&L में चले जाएगा, ठीक है, ये भी ज़रूरी है समझना। तो कैपिटलाइजेशन होता है क्वालिफाइंग एसेट पे, और जब क्वालिफाइंग एसेट बन जाती है तो कैपिटलाइजेशन सीज हो जाता है, तो सीज हो जाएगा मीन सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटी जो क्वालिफाइंग एसेट को तैयार करने की है वो कंप्लीट हो गई। तो सीसेशन टेक प्लेस इन पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज कम्प्लीटेड इन पार्ट्स एंड अ पार्ट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग यूज सेपरेटली। जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चल रहा हो तो उसमें भी ऐसा ही है कि जो क्वालिफाइंग एसेट है, तो क्वालिफाइंग एसेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, वो पार्ट्स कैपेबल है कि उसको सेपरेटली हम यूज़ कर सकते हैं। तो बची हुई जगह पे तो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, पर उस पार्ट पे जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगी, ठीक है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं टिल द रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, वो तो P&L में जाता है, ठीक है। पर इधर ऐसा है कि क्वालिफाइंग एसेट को बनने के लिए जो भी खर्चा है, उधर इंटेंजिबल एसेट में ऐसा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी कर रहे हैं वो P&L में चले जाता है। इधर ऐसा है कि क्वालिफाइंग एसेट को बनने के लिए जो भी खर्चा है वो कैपिटलाइज होगा। क्या बोला है कि इंटरेस्ट और 1669,683 जो है वो फेज 3 एंड फेज 4 से रिलेटेड है, शुड बी हेल्ड इन CWIP, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टिल एसेट कंस्ट्रक्शन वर्क इज कम्प्लीटेड, देयर आफ्टर कैपिटलाइज इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। तो क्या बोल के रखा है कि फेज 3 और फेज 4 का इंटरेस्ट
शुड बी हेल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टिल, आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखो टिल असेट कंस्ट्रक्शन वर्क इज कम्प्लीटेड, जब तक असेट का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, एंड देयर आफ्टर कैपिटलाइज इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। ठीक, तो एक जनरल बोरिंग और स्पेशल बोरिंग का क्वेश्चन करना है, ठीक है, अपन वो देखते हैं। अब देखो जो अपन ने बोल के रखा था ना कि हम पहले वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट निकालेंगे, फिर वेटेड एवरेज बोरोइंग कॉस्ट के बाद हम बोरो फंड को अलॉकेट करेंगे, वो जो अपन ने प्रोसेस समझी थी, अब इसको जो है हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं फटाफट। ठीक है, वन सेकेंड। क्या बोल के रखा है कि सलूबा लिमिटेड जो है उसने कंस्ट्रक्शन बिगन करा न्यू बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बिगन किया और एस्टिमेटेड कॉस्ट तब थी 7 लाख, तो 7 लाख की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, तो आप वो टाइमलाइन भी बना लो कि 1 अप्रैल को 7 लाख थी। ठीक है, अब टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक लोन, वो और उस कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए 2 लाख का लोन लिया था फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्ट रेट जो है 9% है। ठीक है, द कंपनी अदर आउटस्टैंडिंग लोन क्या है, कंपनी का अदर आउटस्टैंडिंग लोन क्या है, जो दूसरा आउटस्टैंडिंग लोन है वो ऐसा है कि जो है कुछ एक 7 लाख का लोन है जिसमें 12% इंटरेस्ट है, 9 लाख का लोन है जिस पर 11% इंटरेस्ट है। अब जो है बिगिन कर कंस्ट्रक्शन न्यू बिल्डिंग, एस्टिमेटेड कॉस्ट है भैया 7 लाख, 7 लाख तो एस्टिमेटेड है। ठीक है, अब जो है ये 1 अप्रैल की पूरी बात करके रखे कि 1.5 लाख है, फिर उसके बाद 1 अगस्त आ गया तो 2 लाख है, फिर 1 अक्टूबर है वो 3.5 लाख है, फिर 1 जनवरी है ये 1 लाख है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जो है कन्वर्ट हो गया 31 जनवरी को, तो ये ओवर हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेड एट द ईयर एंड, तो कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हो गया 31 जनवरी 2012। ठीक है, 2000 में हो गया। इंटरेस्ट इज पेड एट ईयर एंड, इंटरेस्ट जो है ईयर एंड पे पे हुआ। फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ A16 बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, तो फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ A16 फॉलो कर रहे हैं प्रोविजंस ऑफ A16 बोरिंग कॉस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए व्हेन असेट वाज रेडी टू यूज एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट, एक नेसेसरी जनरल एंट्री पास करो कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट के रिस्पेक्ट में है, एंड बोरिंग कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो क्या है बोल के रखा है समझो। अब देखो क्या बोल के रखा है कि कंस्ट्रक्शन नई बिल्डिंग का करा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है आपके 7 लाख, 7 लाख एस्टिमेटेड है 1 अप्रैल 2011 जो भी है। अब उस कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए 2 लाख का लोन लिया। ठीक है, 2 लाख का लोन लिया। ठीक है, अब देखो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गई। अगर आप देखो तो 7 लाख एस्टिमेटेड था पर 1.5, 2, 3.5, 1 लाख इस तरीके से हुआ चीज़ें। अब देखो अब हमको बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट, कैलकुलेशन द कैपिटलाइजेशन रेट ऑन द बोरिंग अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग, कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेट ऑन बोरिंग जो स्पेसिफिक बोरिंग के अलावा है। देखो तो आपको ये कैसे समझना है कि ये स्पेसिफिक बोरिंग है, टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन इट ऑप्टेन स्पेसिफिक लोन, ये स्पेसिफिक लोन है। ठीक है, ये और अदर आउटस्टैंडिंग लोन है तो इसको अपन जनरल लोन माना। अब जनरल लोन रहता है तो अपन जो है जनरल बोरिंग का हम कैलकुलेशन करते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं। तो जनरल बोरिंग का कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालेंगे, 7 लाख का 12%, 2 लाख का और 9 लाख का 11%। ठीक है, ये 1,83,000, ये 16 लाख, ये कर लो 11.4375 आया। तो आपने जनरल बोरिंग की कैपिटलाइजेशन रेट निकाल ली। अब स्पेसिफिक बोरिंग की कैपिटलाइजेशन रेट भी आपको पता है राइट, कितना है, वो 2 लाख है, उसका 9% है। ठीक है, अब देखो पहले आप स्पेसिफिक बोरिंग का यूज़ करेंगे तो देखो सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी ये दे के रखा हमको। ठीक है, ये पूरा अपन ने सब लिख लिया। ठीक है, ओके, तो हमने जो है पहले स्पेसिफिक बोरिंग को यूज़ किया। ठीक है, अब देखो अब वो पूरा 10 महीने का लिया। देखो इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि उन्होंने जो है पूरे 10 महीने का लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब कायदे से अगर देखा जाए तो कंप्लीट कब हुआ कंस्ट्रक्शन जो है वो 31 जनवरी को ख़त्म हुआ, तो उन्होंने पूरे इसका जो है पूरे 10 महीने का लिया। दादा दिन ऐसे बचे हुए कैलकुलेट करने का पूरे 10 महीने का लिया इन्होंने। ठीक है, स्पेसिफिक बोरिंग जो है वो भी पूरे 10 महीने का लिया, क्योंकि 1 सेकेंड ये इन्होंने पूरे 10 महीने का लिया। कैसे कि 1 अप्रैल से इन्होंने कैलकुलेट करना चालू करा। अब 1 अगस्त को जो लगा इनका 2 लाख, तो उसमें जो 50,000 है, ठीक है, 50,000 को 6/12 करना था। अगर आप जो है बात कर रहे हो कि 1 अप्रैल को 1.5 लाख लगा है, 1.5 लाख हो गया, 1 अगस्त को 2 लाख लग रहे हैं,
तो 2 लाख लग रहे हैं, तो 50,000 को इनको भी 6/12 करना था, गलती से इधर कर दिया, और फिर बाद में आप जो है जनरल बोरिंग यूज़ करोगे। जनरल बोरिंग का ये रेट रहेगा, तो जनरल बोरिंग का जो रेट रहेगा ऑब्वियस बात है वो उसका रेट है, तो आप 6/12 करोगे। फिर बाद में सिर्फ जनरल बोरिंग ही यूज़ करना है। टोटल आपका कैपिटलाइजेशन आ जाएगा 37,875 तक आपका जो है कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या निकाला, रेट निकाला, और आपने फिर जो है कैपिटलाइजेशन करना चालू करा। तो आपका कितना एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज हो गया, ये जो खर्चे एक्चुअल के वो तो यही है, साथ में इंटरेस्ट भी आपका कैपिटलाइज होगा। अब जनरल एंट्री क्या है कि जो आपने बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग की एंट्री आपने कब करी, 31 जनवरी 2000, ठीक है, एंड जब हुआ तो बिल्डिंग की कॉस्ट 837,875 पे ख़त्म हुई, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब देखो क्या है लिखा हुआ इसमें कि जो मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ, ठीक है, ये 8 लाख, ठीक है, और अमाउंट जो कैपिटलाइज हुआ है, तो अमाउंट तो मेरा वो कैपिटलाइज हुआ है, ठीक है, तो वो तो बोरिंग का अमाउंट कैपिटलाइज हुआ है, इसको सेपरेटली तो बैंक से गया नहीं है वो। ठीक है, तो इस तरीके से है जो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट पेबल, ये इंटरेस्ट पेबल है, फिर इंटरेस्ट पेबल टू बैंक हम कर देंगे, तो अभी अपन ने इंटरेस्ट पेबल इसको बोला है। तो इस तरीके से अपन ने A16 का ये वाला क्वेश्चन ओवर किया। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन भी बोरिंग कॉस्ट का ही अपन देखते हैं। ठीक है, क्या बोल के रखा है अगला क्वेश्चन जो बोरिंग कॉस्ट का है वो क्या शो कर रहा है, 1 सेकेंड। देखो ये माई 19 है। हाउ विल इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज व्हेन क्वालिफाइंग एसेट आर फंडेड बाय बोरोइंग। जब क्वालिफाइंग एसेट जो है वो बोरोइंग द्वारा फंडेड है, ठीक है, इन द नेचर ऑफ बॉन्ड डेट आर इशूड एट डिस्काउंट, तो बॉन्ड इशू करे डिस्काउंट पे। तो एक्स लिमिटेड ने ईयर 1 में 3 साल 10% बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू 1000 एट अ प्राइस ऑफ 90,000 टू फाइनेंस द क्वालिफाइंग एसेट विच इज़ रेडी फॉर इंटेंडेड यूज एट द एंड ऑफ ईयर 2। ठीक है, तो 2 साल के बॉन्ड इशू करें। कंपेयर द अमाउंट, ठीक है, कंपेयर द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, आप कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे अगर कंपनी यूज फॉर अमोटाइजेशन, इज द कंपनी यूज फॉर अमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट। सबसे पहले तो भाई इंटरेस्ट कॉस्ट भी है और डिस्काउंटिंग वाला फैक्टर भी है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट कॉस्ट और डिस्काउंटिंग दोनों लगेंगे। ठीक है, तो अब देखो इधर इन द अबव केस द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज वुड बी, इंटरेस्ट तो जो है 10-10 हज़ार का लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ जो डिस्काउंट भी इशू करा है मतलब वो 10,000 को डिवाइड बाय 3 करोगे तो 333 ये सब भी लगेगा, तो टोटल बोरिंग कॉस्ट आपकी ये हो गई। ठीक है, अब असेट जो है रेडी टू यूज़ हो गया एट ईयर एंड ऑफ ईयर 2, तो बोरिंग कॉस्ट जो है 13,334 इंकरेड इन द ईयर 3 वुड बी एक्सपेंस्ड। तो जो अब देखो असेट जो है ये 3 साल तक रहेगा ना, 1 सेकेंड, ये 3 ईयर के बॉन्ड इशू करें ना, ओके, और असेट जो है वो इंटेंडेड टू यूज़ हो जाएगी एट द एंड ऑफ ईयर 2, तो ईयर 3 के है तो वो एक्सपेंस हो जाएंगे सिंस असेट इज़ रेडी टू फॉर इंटेंडेड यूज़ एट द एंड ऑफ ईयर 2। तो असेट सिंस उधर उस टाइम रेडी है तो जो है तीसरा साल पे जो है एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने बोरिंग कॉस्ट का थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने समझा। अभी जो है अब इसको जो है अपन ने जहाँ पे AS11, AS12 और AS16 के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब हम जो है AS19, 20, 21, 22, 28 ये सब भी बचा हुआ है, वो भी सब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो।